आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ उर्द या ब्लैक ग्राम। ठीक है, तो उर्द की कृषि उत्पादन तकनीक के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे, जिसे हम ब्लैक ग्राम भी कहते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ उर्द यानी ब्लैक ग्राम, ठीक है, इसे हम उर्द कहते हैं या ब्लैक ग्राम के भी नाम से जानते हैं, और इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, जिसे हम उर्द या ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं। यह जो है वो भारत में एक प्रमुख दलहनी फसलों में इसका स्थान है। ठीक है, अगर इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक ग्राम, इसका कॉमन नेम क्या होता है, ब्लैक ग्राम कहते हैं, यानी काला चना के नाम से भी इसे जानते हैं, या फिर इसे उर्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उर्द के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, इसका साइंटिफिक नेम होता है विग्ना मूंगो। ठीक है, विग्ना मूंगो होता है इसका इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली है वो है लेग्यूमिनेसी। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 24। इसका जो ऑरिजिन प्लेस है, इसका जो ऑरिजिन प्लेस है वो है इंडिया। ठीक है, इसका जो ऑरिजिन प्लेस है वो है इंडिया। इसका अदर नेम जो है, अदर नेम जो है इसका वो है ब्लैक ग्राम। अगर बात करें इसमें प्रोटीन परसेंटेज की, प्रोटीन परसेंटेज तो वो 24% पाया जाता है। अगर बात करें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें 60% पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो बिग्ना मूंगो होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो लेगुमिनेसी होती है। क्रोमोसोम इसका 24 होता है। ऑरिजिन प्लेस इसका इंडिया है। इसका अदर नेम है ब्लैक ग्राम, और प्रोटीन परसेंट 24%, और कार्बोहाइड्रेट इसमें जो है वो 60% जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो भारत की प्रमुख दलहनी फसलों में इसका स्थान है। इसमें जो है वो ये रिच सोर्स है प्रोटीन के और कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, इसमें फोलिक एसिड भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो पोषण के दृष्टिकोण से भी ये एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। अगर इसके हम अन्य डिटेल की बात करें तो भारत की प्रमुख दलहनी फसलों में एक है, इसका वैज्ञानिक नाम विग्ना मूंगो है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन का उत्कृष्ट स्रोत है। उड़द का उपयोग दाल, ठीक है, तो ये जो है न्यूट्रिशनल इसकी वैल्यू काफी अच्छी होती है, और इसके जो है कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि दाल, पापड़, बड़ा, इडली, डोसा। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी खेती खरीफ, रबी, जायद तीनों मौसम में की जाती है। ठीक है, इसी खेती रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसम में की जा सकती है, लेकिन खरीफ मौसम इसकी मुख्य खेती का समय माना जाता है। उड़द की फसल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक होती है, तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है। ये जो है इसके कई सारे खाद्य पदार्थ जो है वो कई सारे इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और यह जो है वो एक दृष्टिकोण से मृदा का स्वास्थ्य, ठीक है, मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी मृदा की उर्वरता को, मृदा की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दलहनी फसल, इसकी जड़ों में राइजोबियम नामक एक सूक्ष्म जीव होता है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करता है मृदा के अंदर, तो मृदा की उर्वर क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, इसकी
खरीफ मौसम जो होता है वो इसकी खेती का मुख्य समय माना जाता है। वैसे तो यह रबी खरीफ जायद तीनों में जो है वो उगाई जाती है, लेकिन खरीफ मौसम इसकी खेती के लिए वो जो है बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जलवायु की अगर बात करें कि क्या क्या क्लाइमेटिक जलवायु की बात करें तो उड़द की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु, ठीक है, ह्यूमिड गर्म एवं आर्द्र जो जलवायु होती है वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। बात करें अगर तापमान की तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो इसके लिए आइडियल टेम्परेचर माना जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और 600 से 800 mm वर्षा जो है वो इसके लिए पर्याप्त होती है। अधिक वर्षा वाली स्थानों पर जो है या जहां पर सही जल निकास नहीं है वहां पर इसकी खेती जो है वो आसानी से नहीं की जा सकती है। ठीक है, गर्म एवं आर्द्र वस्तुओं की जब इसकी वृद्धि एवं विकास हो तो थोड़ा सा ड्राई यानी शुष्क जो है वो होना चाहिए, तो उसमें इसकी वृद्धि जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, अधिक वर्षा एवं जल भराव फसल के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। अगर बरसात अधिक होती है और वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसके लिए उचित जो है वो वृद्धि विकास के लिए उचित जो है वो नहीं होता है। पकने के समय शुष्क मौसम जो है वो उपयुक्त रहता है, मतलब कि फसल के पकते समय शुष्क मौसम जो होता है वो इसके लिए उपयुक्त होता है। उपयुक्त भूमि की बात करें, सुटेबल लैंड की, तो उड़द लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है, परंतु अच्छी पैदावार के लिए जो है वो अच्छी भूमि जो है वो उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उड़द जो है वो सभी प्रकार के भूमि पर उगाई जाती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली जो है वो हल्की मृदा इसके लिए अच्छी होती है, जैसे कि दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, काली मिट्टी भी अच्छी होती है। अच्छे जल निकास वाली भूमि जो है वो जहाँ पर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, बरसात का पानी अच्छी प्रकार से निकल जाए, वो मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। पीएच जो होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। 6.5 से 7.5 का जो पीएच होता है वो इसके लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, अत्यधिक क्षारीय एवं जल भराव वाली भूमि जो है से इसे बचना चाहिए, मतलब कि अत्यधिक क्षारीय मृदा और जल भराव वाली जो मिट्टी होती है वो इसके लिए अच्छी नहीं होती है। खेत की तैयारी की बात करें, फील्ड प्रिपरेशन की, अच्छी उपज के लिए खेत की उचित तैयारी आवश्यक होती है। जिसे पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। ठीक है, पहली जुताई जो है वो मिट्टी पलटने वाले एमबीपी प्लाऊ से जो है गहरी जुताई इसकी करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2-3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से करना चाहिए। पहली जुताई वो गहरे जो है वो एमबीपी प्लाऊ से करना चाहिए, उसके बाद फिर 2 हल्की जुताई कल्टीवेटर से करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी को भुरभुरा कर दिया जाए। ठीक है, और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत समतल करना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को क्या करना चाहिए, समतल कर देना चाहिए। खरपतवार एवं अवशेष पूरी तरह से हटा देना चाहिए। ठीक है, जो भी खरपतवार के अवशेष हो उसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। ठीक है, मतलब कि खेत में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम रखना चाहिए, अच्छे जल निकास जो है वो रखना चाहिए। तो ये सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से खेत की तैयारी अगर करते हैं तो हमें पैदावार जो है वो अच्छी मिलती है। खरपतवार जो है इसमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो अनवांटेड जो खरपतवार है उसको जुताई के समय ही कल्टीवेटर के माध्यम से निकाल देना चाहिए। ठीक है, अगर खरपतवार इसमें मतलब खरपतवार अगर ज्यादा रहते हैं तो फसल के साथ वो प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसल के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व, नमी, स्थान, प्रकाश है उसको ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कि पौधों की अच्छी वृद्धि नहीं होती है और कई प्रकार के बीमारियों को, कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं खरपतवार। तो खरपतवार को अच्छी तरह से जुताई के समय ही बिल्कुल निकाल देना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। उन्नतशील किस्मों की बात करें, इंप्रूव्ड वैरायटीज की, तो अधिक उत्पादन के लिए प्रमाणित एवं उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। जैसे मुख्य किस्में हैं T9। ठीक है, इसकी मुख्य वैरायटीज क्या है, जैसे कि T9 हो गए, इसके अलावा पंत U19 हो गई। ठीक है, पंत U19, पंत U31, नरेंद्र उड़द 1, ठीक है, नरेंद्र उड़द 2, इसके अलावा आजाद उड़द 1, PU30, शेखर 2, उत्तरा IPU
94 LBG 20, ये सारी इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। ठीक है, ये सारी इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जिनको हमें जो है उगाना चाहिए। LBG 402, तो इन किस्मों में रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा अधिक उत्पादन की विशेषता होती है। ठीक है, इन किस्मों में क्या होती है, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है और अधिक उत्पादन की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, बुआई का समय की बात करें, टाइम ऑफ सोइंग की, तो खरीफ के समय में जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह। ठीक है, जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जो है वो खरीफ की सोइंग की जा सकती है। रबी की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है बुआई की जाती है। और जायद की बात करें तो फरवरी से मार्च तक जो है जायद की बुआई की जाती है। समय पर बुआई करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, समय से बुआई करने पे क्या होता है, एक अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त होता है और फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। अगर बात करें सीड रेट की, बीज दर की, तो मौसम एवं विधि के अनुसार बीज की मात्रा होती है। ठीक है, मौसम एवं विधि के अनुसार मतलब कि कौन सा मौसम है, हम अर्ली सोइंग कर रहे हैं, लेट सोइंग कर रहे हैं और कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि छिटकावा बीज से अगर हम छिटक करके बीज को बो रहे हैं ब्रॉड कॉटेज से, तो बीजों की मात्रा अधिक लगती है। अगर उसी को हम सीड ड्रिल के माध्यम से बो कर रहे हैं तो बीजों की मात्रा कम लगती है। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम बुआई कर रहे हैं, बुआई की किस विधि का उपयोग हम कर रहे हैं। तो खरीफ मौसम में जो बीज की मात्रा होती है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, कितना, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और रबी में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो बीज की आवश्यकता होती है। और जायद में 20 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि छिटकावा विधि बुआई की जाए तो बीज दर थोड़ी अधिक रखनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बीज को ब्रॉड कास्टिंग में रख रहे हैं, छिटकावा बीज से बो रहे हैं, तो बीज की थोड़ी सी मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। जिससे 15 से है तो 20 से 25 किलोग्राम जो है वो कर देना चाहिए। ठीक है, बीज उपचार की बात की जाए, सीड ट्रीटमेंट की, तो अच्छे अंकुरण एवं रोग नियंत्रण के लिए बीज उपचार क्या होता है, आवश्यक होता है। जैसे कि फंजीसाइड ट्रीटमेंट की बात करें, फफूंदनाशी, तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज जो है वो लेकर के उसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो जैसे बीजों को उपचारित करने से क्या होता है कि तमाम प्रकार के जो सीड बॉर्न डिजीज हैं, बीज जनित रोग हैं, मृदा जनित रोग हैं, उससे फसल को बचाया जा सकता है। तो हमेशा बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए, जैसे कि थायरम, कार्बेंडाजिम, ठीक है, डाइथिम 45 आदि फंजीसाइड से बीजों को ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग इनकी मात्रा होती है जिससे हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो फफूंदनाशी का उपचार के बाद जो है वो, ठीक है, फंजीसाइड से फफूंदनाशी से ट्रीटमेंट करने के बाद हमें कुछ कल्चर होता है सूक्ष्म जीव का, जैसे राइजोबियम कल्चर। ठीक है, राइजोबियम कल्चर से बीज को शोधित करना चाहिए, जैसे कि पीएसबी फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु। ठीक है, राइजोबियम कल्चर हो गया या पीएसबी हो गया, इससे इसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि राइजोबियम की मात्रा के जो है उसकी राइजोबियम की मात्रा जड़ों में वृद्धि होती है, मतलब जो पौधों की जड़ों में राइजोबियम की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मृदा में आसानी से करते हैं। तो राइजोबियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से बीजों को उपचारित करना चाहिए। ठीक है, इससे पौधे में क्या होता है, वृद्धि एवं उत्पादन में वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि अच्छी होती है और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। बुआई की विधि की बात करें, सोइंग मेथड की, तो कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए, कतार से यानी लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखना चाहिए, 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बुआई की गहराई की बात करें तो 3 से 5 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई कितना रखना चाहिए, 3 से 5 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सीड ड्रिल द्वारा बुआई सबसे उपयुक्त मानी जाती है, यानी सीड ड्रिल से अगर हम बीजों को बोते हैं तो वो सबसे उपयुक्त होता है, एक निश्चित दूरी पर बीज जो है वो गिरता है। ठीक है, उर्वरक प्रबंधन की अगर बात करें, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की थी,
तो उड़द दलहनी फसल होने के कारण कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मतलब कि ये जो दलहनी फसल है, दलहनी फसल में दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला जो राइजोबियम जीवाणु होता है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है मृदा में, जिससे कि जो है मृदा को नाइट्रोजन जो है नेचुरल रूप से प्राप्त होती है। इस वजह से नाइट्रोजन की आवश्यकता फसल में कम पड़ती है, लेकिन कुछ मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो मिलना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रखें? नाइट्रोजन कितना दिया जाना चाहिए? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम और पोटास लगभग 20 किलोग्राम मिट्टी के परीक्षण कराने के उपरांत ही देना चाहिए। तो इस प्रकार से उर्वरक का प्रबंध करना चाहिए। और यदि जिंक की कमी हो खेत में तो जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसके अलावा गोबर की खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय, जब हम अंतिम जुताई करते हैं तो गोबर की खाद FYM जो है फार्म यार्ड मैन्योर 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए जुताई के समय। ठीक है। सिंचाई की बात करें तो खरीफ में सामान्य वर्षा पर्याप्त होती है। ठीक है। यदि वर्षा कम होती है तो सामान्य वर्षा इसके लिए बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लगभग 600 से 700 mm पानी इसके लिए पर्याप्त होता है। अगर बरसात कम होती है तब फिर जो है इसे सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि फूल आने पर। ठीक है। तो फूल आने पर इसमें नमी होना आवश्यक होता है, यानी मोस्ट CRI स्टेज होती है, फ्लावरिंग स्टेज, फली बनते समय, पॉट फिलिंग स्टेज में। ठीक है। और 1-2 सिंचाई करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है फूल आते समय और फली भरते समय इसमें नमी होना आवश्यक है। अगर खेत में नमी नहीं है तो आवश्यक मात्रा में सिंचाई हमें कर देनी चाहिए। रबी एवं जायद फसल में 3 से 4 सिंचाई आवश्यक होती हैं। ठीक है। रबी एवं जायद के समय में 3 से 4 सिंचाइयां जो है वो आवश्यक होती हैं। ठीक है। जल भराव बिल्कुल ना होने दें। ठीक है। और खेत में किसी प्रकार का जल भराव जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव की समस्या है तो फिर जो है फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसलिए अच्छे ड्रेनेज सिस्टम, अच्छे ड्रेनेज वाले खेत में ही इसकी फसल जो है वो लेना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार फसल की उपज को काफी कम कर देता है, मतलब खरपतवार इसे बहुत ही प्रभावित करता है। यांत्रिक नियंत्रण कैसे खरपतवार का करेंगे? मैकेनिकल कंट्रोल पहली निराई कब करते हैं? 20 से 25 दिन में, यानी पहली निराई गुड़ाई जो है 20 से 25 दिन में, और दूसरी कब करना चाहिए? 40 से 45 दिन में करना चाहिए। अगर खरपतवार संख्या ज्यादा है तो उसे तुरंत निकालना चाहिए, नहीं फसल पूरी तरह से खराब हो जाती है, यानी उत्पादन काफी घट जाता है। केमिकल कंट्रोल की बात करें तो बुआई के तुरंत बाद, जब हम बीजों की बुआई करते हैं तो बुआई के तुरंत बाद और अंकुरण के पहले हमें क्या देना चाहिए? पेंडिमेथालिन 30 EC। ठीक है। पेंडिमेथालिन 30 EC नामक हर्बिसाइड का प्रयोग हमें करना चाहिए। कितना करना चाहिए? 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर जो है लगभग उपयोग करना चाहिए। ठीक है। उचित नमी का प्रयोग करना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें पेंडामिथालिन देने से खरपतवार से उगने से रोकता है। ठीक है। खरपतवार खेत में नहीं उग पाते हैं। प्रमुख कीट एवं उनका नियंत्रण की बात करें, मेजर पेस्ट एंड देयर कंट्रोल की, जैसे व्हाइट फ्लाई। ठीक है। सफेद मक्खी मुख्य इसका कीट है कि यह क्या करता है? पत्तियों का रस चूसता है और तमाम प्रकार के बीमारियों को, ठीक है, पीला मोज़ेक रोग फैलाती है, यानी येलो मोज़ेक डिजीज जो है उसको फैलाने का काम करती है। तो ये मक्खी क्या करती है? अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों में बैठती है और अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में रोग को फैलाने का काम करती हैं, यानी ये मक्खी इंसेक्ट वेक्टर का काम करती है। तो इसीलिए व्हाइट फ्लाई को तुरंत नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है। इसके लिए जो है वो येलो ट्रैप्स का यूज किया जाता है, या फिर जो है नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए 1 ml पर लीटर की दर से, जिससे कि खेत में इसका प्रकोप ना होने पाए। ठीक है। खेत को साफ रखना चाहिए
और इसमें नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। एफिड्स की बात करें माहू की, तो माहू क्या करता है, पौधों का रस चूसता है, ठीक है, पत्तियों को मुड़ जाती हैं, पत्तियां क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, और कई प्रकार के रोगों का हस्तांतरण करता है माहू भी, ठीक है। इसके लिए समय पर निगरानी करना चाहिए, और अगर माहू का प्रकोप है तो येलो ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए, पीले ट्रैप्स का यूज इसमें करना चाहिए, ठीक है। जैविक नियंत्रण को अपनाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार अनुशंसित कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर आवश्यकता अनुसार जो है वो अनुशंसित कीटनाशी, जैसे कि मान लीजिए नेचुरल हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए नीम ऑयल वगैरह का यूज इसमें करना चाहिए। अगर लक्षण की बात करें तो फली छेदक कर जाने को कहता है। अगला इंसेक्ट जो है वो है पार्ड बोरर, ठीक है, क्या नाम है उसका, पार्ड बोरर यानी फली छेदक। इसके कंट्रोल की बात करें तो इसमें फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप्स के क्या होता है कि जो एडल्ट होते हैं, जो इसके एडल्ट होते हैं वो जो है लाइट जो है इसमें अट्रैक्ट होते हैं, प्रकाश के प्रति जो है वो फेरोमोन के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमोन जनरली क्या होता है, फेरोमोन जो है एक जो मादा कीट होती है, मादा कीट के अंदर से निकला एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम फेरोमोन कहते हैं। फेरोमोन से क्या होता है कि फेरोमोन की गंध से जो है नर कीट जो होते हैं वो मादा की ओर आकर्षित होते हैं, और फिर उसमें जो है वो जो है उसी पॉइजन बॉटल में गिर करके वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसे हम हिंदी में गंधपास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। संक्रमित फलियों को नष्ट कर देना चाहिए आवश्यकता अनुसार, जैसे कि कई प्रकार के कीटनाशी हैं, इमिडाक्लोरोपिल, एलाक्लोर, इसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कीट से फसल को बचा सकते हैं। अगर रोगों की बात की जाए, मेजर डिजीज एंड कंट्रोल की, पीला मोज़ेक रोग, येलो मोज़ेक डिजीज, येलो मोज़ेक डिजीज की बात करें तो पत्तियां पीली हो जाती हैं। पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। पौधे क्या होते हैं, छोटे रह जाते हैं। पौधे कैसे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। नियंत्रण की बात करें, रोग रोधी किस्में को अपनाना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज को जो है बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। स्वस्थ बीज का प्रयोग करना चाहिए, किसी प्रकार के कटे फटे बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से फंजीसाइड वगैरह से शोधित बीज का ही बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। सफेद मक्खी का नियंत्रण करना चाहिए, मतलब जो व्हाइट फ्लाई है उसका नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि वो रोगों को फैलाने काम करती है। अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में बीमारियों का हस्तांतरण करने का काम व्हाइट फ्लाई करती है, इसीलिए व्हाइट फ्लाई को पहले ही नियंत्रित करना चाहिए। पत्ती धब्बा रोग की बात करें, लीफ स्पॉट डिजीज की बात करें तो इसके क्या लक्षण होते हैं, पत्तियों पर भूरे धब्बे बनते हैं। क्या बनते हैं, पत्तियों पर भूरे धब्बे बनते हैं, ठीक है। पत्तियों पर क्या बनते हैं, भूरे धब्बे भी बनते हैं, ये लक्षण है इसके। इसके कंट्रोल की बात की जाए तो बीज उपचार करना चाहिए, यानी सीड को ट्रीटमेंट करना चाहिए। बीज को हमेशा उपचारित करके ही बोना चाहिए, जिससे कि तमाम प्रकार के नियंत्रण हो जाए। रोगग्रस्त पौधों को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ठीक है। रोगग्रस्त पौधों को हटा देना चाहिए। आवश्यकता होने पर अनुशंसित फूलनाशी फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता होने पर क्या होना चाहिए, अच्छे फूलनाशी, अच्छे फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आपका डाइथिम 45 है, कार्बेंडाजिम है, इसका इस्तेमाल जो है वो इसमें करना चाहिए, ठीक है। अगला डिजीज है रूट रॉट। रूट रॉट जो डिजीज है वो भी एक मुख्य रोग है, जहां पर नमी ज्यादा रुकती है, जहां वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है, वहां पर इस प्रकार की बीमारी जो है वो होती है। इसके बात करें तो इसे क्या होते हैं, पौधे जो है वो सूख जाते हैं। पौधे क्या होते हैं हमें पता ही नहीं चलता है, और पौधे देखने में क्या होते हैं, एकदम सूख जाते हैं, लगता ही नहीं कि इसमें जो है वो रूट रॉट हो गया है। मतलब आसानी से देख करके हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। पौधे को जब उखाड़ते हैं तो वो तुरंत आसानी से उखड़ जाता है, ठीक है, और इसमें देखते हैं कि रूट रॉट डिजीज है। जड़ें क्या होती हैं, पूरी तरह से सड़ जाती हैं, अजीब सा जो है वो जड़ें सड़ जाती हैं, उससे गंध आने लगती है। इसके नियंत्रण की बात करें तो जल भराव नहीं होना चाहिए, मतलब कि वाटर लॉगिंग कंडीशन में ये जो है बीमारी जो रूट रॉट है वो ज्यादा होती है, ठीक है।
हमेशा बीज को उपचारित करना चाहिए, यानी बीज को हमेशा ट्रीटमेंट करके ही सोइंग करना चाहिए। ठीक है, फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी एक अच्छा क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां पर इस बीमारी का अगर बार बार प्रकोप हो रहा है तो उस खेत में जो है उर्द की फसल नहीं लेना चाहिए, उस समय कोई दूसरी फसल ले लेना चाहिए, जिससे कि जो रोग चक्र है वो टूट जाए और वो दोबारा फसल में ना हो। ठीक है, फसल चक्र की बात करें तो उड़द को निम्न फसल चक्रों में अपना सकता है, जैसे कि धान एवं उड़द। ठीक है, धान उड़द को हम उगा सकते हैं, गेहूं के बाद उड़द को, मक्का उड़द को, ज्वार उड़द को, बाजरा उड़द को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फसल चक्र को ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम धान गेहूं खेती कर रहे हैं तो धान के बाद हम जो है वो उड़द को गेहूं के बाद उड़द को हम उगा सकते हैं, फिर उसके बाद हम धान की खेती कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि धान और गेहूं के बीच में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन की वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो ये इस प्रकार से नाइट्रोजन की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, यानी मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा हमें कम डालनी पड़ेगी धान की फसल में। इस प्रकार से दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल हमें लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के फसल चक्र को हम अपना सकते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है तथा कीट एवं रोगों का प्रकोप जो है वो कम होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता जो है वो बनी रहती है और इसका कीट एवं बीमारियों का प्रकोप कम होता है। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो उड़द की खेती निम्न फसलों के साथ सफलतापूर्वक की जा सकती है, मतलब इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी उड़द को हम उगा सकते हैं। अंतर्वर्ती फसलें, मतलब कोई फसल के साथ उसमें हम जो है इसको ले सकते हैं, जैसे मक्का के साथ उड़द की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। ज्वार के साथ उड़द को लिया जाता है, कपास के साथ उड़द को लिया जाता है, गन्ना के साथ उड़द को लिया जाता है। तो इसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी हम उड़द को उगा सकते हैं, इससे हमें अच्छा फायदा मिल सकता है। ठीक है, इसमें भूमि का बेहतर उपयोग तथा अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इससे क्या होता है, भूमि का अच्छा उपयोग होता है और किसान को क्या होता है, अतिरिक्त आय जो है वो प्राप्त होती है। कटाई और मड़ाई की बात करें तो लगभग 80 से 90% फलियां काली होकर पक जाएं और 80 से 90% जो फली है वो काली होकर पक जाएं, तब कटाई जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, तब हमें अगर काली होकर पक जाती हैं 80 से 90% जो फलियां हैं, इसका मतलब फसल पूरी तरह से परिपक्व हो चली है और उसे हमें कटाई कर लेना चाहिए। पौधे को काट कर क्या करना चाहिए, 3 से 4 दिनों तक उसे सुखाना चाहिए। काट करके 3 से 4 दिनों तक धूप में अच्छी तरह से उसे सुखाना चाहिए। इसके बाद फिर उसकी क्या करना चाहिए, मड़ाई करना चाहिए और दानों को अच्छी तरह सुखा करके जब नमी जो है वो 10 से 12% हो जाए तब दानों को हमें भंडारित करना चाहिए। ठीक है, तो मड़ाई के बाद दानों को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। दानों में जब 10 से 12% के बीच में नमी हो तभी उसको हमें स्टोर करने के लिए रखना चाहिए। भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह सुखाना आवश्यक है। साफ एवं सूखे गोदाम में रखें। जो है गोदाम हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार के गड्ढे वगैरह नहीं होना चाहिए, तो साफ सुथरे गोदाम में उसे रखना चाहिए। नमी से बचाना चाहिए, समय समय पर उसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। ठीक है, और आवश्यकता होने पर सुरक्षित भंडारण अपनाना चाहिए। उत्पादन की अगर बात करें, उन्नत तकनीकों को अपनाने पर वर्षा आधारित खेती 8 से 12 कुंटल। ठीक है, उत्पादन की बात करें तो वर्षा आधारित खेती यानी रेनफेड कंडीशन में कितना प्रोडक्शन प्राप्त होता है, 8 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और सिंचित एवं उन्नत प्रबंधन में 12 से, अगर सिंचित क्षेत्र में बात करें तो 12 से 18 कुंटल। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में 8 से 12 और सिंचाई की व्यवस्था अगर है तो 12 से 18 कुंटल जो है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ सावधानियों की बात करें
तो हमेशा प्रमाणित बीज का ही उपयोग करना चाहिए, समय पर बुआई करना चाहिए, बीज उपचार अवश्य करना चाहिए, यानी बीज को बोने से पहले उसे उपचारित करके ही बोना चाहिए। खेत में जल भराव जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का जो है वो जल भराव नहीं होना चाहिए। संतुलित उर्वरकों का ही उपयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत कम मात्रा में उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और खरपतवार, हमेशा खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार काफ़ी ज़्यादा लगभग 50 से 60% फसल को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। तो कीट एवं रोग की नियमित निगरानी करना चाहिए, परिपक्व अवस्था में ही कटाई करना चाहिए, भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अगर सही प्रैक्टिसेस से, सही विधियों से हम अरहर की खेती करते हैं तो उससे हमें अच्छा आर्थिक मुनाफा जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अच्छी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस से अरहर का अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किसानों को हमेशा 2 फसल चक्रों के बीच में अरहर की खेती, मतलब कि हमेशा 2 फसल चक्रों के बीच में उर्द की खेती करना चाहिए, क्योंकि उर्द जो है वो प्रोडक्शन के साथ साथ, उत्पादन के साथ साथ उसकी पोषणी मान अच्छी होती है और ये मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार होती है और किसान को आय को बढ़ाने में भी काफ़ी मददगार होती है, क्योंकि ये कम समय में, ठीक है, ये कम समय में जो है वो तैयार हो जाती है, जो है, ठीक है, कम से कम समय में, यानी कैश क्रॉप के रूप में तैयार हो जाती है, जिससे किसानों को अच्छा फायदा दे देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उर्द की खेती, मूंग की खेती किसानों को जरूर अपनाना चाहिए। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।